Hello dear student. So in the last lecture we have completed the topic which is classification of element, and from today onwards we are going to start a new topic. Okay, and this is the second topic which is known as atomic structure. Okay, or in NCERT book it is structure of atom. Okay, so we are now going to deal with only atom and its structure. So what we know about atom? Okay, so we have studied Dalton theory in the first unit or first chapter. Okay, first lesson. That Dalton theory told that the smallest particle of a matter is nothing but atom. Okay, but this postulates of Dalton's theory, okay, is then after the discovery, okay, or after certain experiments, okay, it is come to know that atom is not the smallest particle of a matter, okay, and that atom consists subatomic particles, okay, subatomic particles, and that subatomic particles are electron, proton, and neutron. So in this topic we are going to discuss regarding these subatomic particles, that is electron, proton, and neutron, and the discovery of electron, proton, and neutron. Okay, the charge on these particles, what about their masses, okay, what about their charge to mass ratio, okay, and how these subatomic particles are present inside the atom, where they are actually, okay, and what are their properties, okay, what are the properties of electron, what are the properties of proton and neutron. We are going to study in this topic. Okay, so we are going to discuss the discovery of subatomic particle, their properties, okay, and by studying the discovery and their properties we are going to finalize the structure of an atom. Okay, तो इतना सारा हमें इस टॉपिक में क्या करने का है, स्टडी करने का है. तो टॉपिक की शुरुआत से पहले मैं क्या बता रहा था कि डाल्टन थ्योरी हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी. ओके, अभी डाल्टन थ्योरी के हिसाब से डाल्टन थ्योरी का अगर फर्स्ट पोस्टुलेट आप रीड करते हो तो क्या समझ में आता है कि एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया है, ओके, और उसको इनडिविजिबल बोला गया है. ओके, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन मैटर, ऐसा करके फर्स्ट पोस्टुलेट डाल्टन थ्योरी का बताया था. तो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये गलत साबित हुआ जब भी, कब गलत साबित हुआ, जब जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, बोर, गोल्डस्टीन के चैडविक, ये सारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो वेरियस एक्सपेरिमेंट किए, उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर से ये साबित हो गया कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है. तो एटम में भी कुछ और पार्टिकल है जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं. एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं कि जिनको क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है. और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. तो ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों पार्टिकल्स का डिस्कवरी स्टडी करने वाला है. कैसे कैसे उसका डिस्कवरी हो गया, किसने डिस्कवर किया उसको. ओके, उसके बाद में हर एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, ओके, हर एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी कैसे कैसे ये स्टडी करने वाले हैं. और इन तीनों को स्टडी करने के बाद हम एक एटम का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करने वाले हैं. ओके, और एटम का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करते टाइम हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इधर देखने वाले हैं और बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे और जाएंगे. जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में
स्टडी किया था कि ट्रायड है, न्यूलैंड्स ऑक्टावेज है, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल था, ये सब कुछ हमने स्टडी किया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में हम फाइनलाइज क्या किया कि हमने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं उसको फाइनलाइज किया। तो इधर भी हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट स्टडी करते करते एक एटम का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करेंगे। ओके, तो इसमें बहुत सारे रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, जे थॉमसन के मॉडल आ जाएंगे एटम के, बोर का मॉडल आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। और हर एक कंसेप्ट से, हर एक एक्सपेरिमेंट से हम क्या करेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये नया टॉपिक, ओके, और जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट करके स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। ओके, तो इसमें भी देखो कि इलेक्ट्रॉनिक नेचर जो है, ओके, मैटर का जो इलेक्ट्रॉनिक नेचर है वो पहले ही आइडेंटिफाइड हो गया है। ओके, जो कि एक्सपेरिमेंट आपने 10th स्टैंडर्ड तक आते आते सीखे थे कि अगर आपने ग्लास रॉड लेंगे, वूल के ऊपर आप उसको स्क्रब करोगे, ओके, और वो स्क्रब किया हुआ ग्लास रॉड अगर आप कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हो तो वो आप उस ग्लास रॉड को चिपक जाते हैं, ठीक है। या फिर एबोनाइट रॉड rubbed on the woolen cloth, okay, it attracts the pieces of paper। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी की है उससे क्या कहता है हमें कि मैटर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिलता है कि मैटर में कुछ चार्जेस है, ओके, मैटर में कुछ चार्जेस है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब कुछ हमने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया था। तो मैटर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो फाइनलाइज हो ही गया था कि मैटर में कुछ ऐसे पार्टिकल है जिसको चार्ज, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो चार्ज पार्टिकल क्रिएट करते हैं। ये सब कुछ क्या हुआ था, क्लियर हुआ था। ओके, उसके बाद में विलियम्स क्रूक्स, इसने ये विलियम क्रूक्स नाम का एक साइंटिस्ट था। ओके, तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया, विलियम क्रूक्स ने वो स्टडी कर रहा था। विलियम क्रूक्स कैसे स्टडी कर रहा था, देखो विलियम क्रूक्स क्या कर रहा था कि विलियम क्रूक्स इज ट्राइंग टू पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। सो व्हाट ही इज डूइंग, ओके, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट through gas at very low pressure। तो विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें वो क्या कर रहा था, he is trying to pass the electricity from a gas at very low pressure, and for that purpose he developed a tube, a glass tube। So this is what this एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो विलियम क्रूक्स एक ग्लास ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उसने एक मेटालिक प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड को लगाई थी, और वो लेफ्ट हैंड साइड की मेटालिक प्लेट उसने क्या किया था, नेगेटिव चार्ज के नेगेटिव एंड को कनेक्ट किया था जिससे वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने वाला है। दूसरे राइट हैंड साइड पे एक मेटालिक प्लेट थी, उसको पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया था जिससे इलेक्ट्रिकल करंट के सप्लाई। तो उसने वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज करके दो मेटालिक प्लेट एक ग्लास ट्यूब के अंदर अटैच किए थे, और ये
का एक साइड ओपनिंग था जो वैक्यूम को कनेक्ट किया था, जिससे क्या हो सके कि अंदर का जो गैस है उसका प्रेशर कम किया जा सके। तो इधर से आप जब भी सक करोगे तो इधर से अंदर गैस जो है वो बाहर जाएगा। ओके, तो वैक्यूम पंप को अगर लगाओगे तो ये जो वैक्यूम पंप क्या करेगा, इधर की एयर सक करेगा, तो इधर का गैस का प्रेशर जो है वो कम होने वाला है। अभी इस ग्लास ट्यूब के अंदर का गैस का प्रेशर जो है वो वेरी लो है, और उधर क्या किया है उसने, एक साइड को कैथोड कनेक्ट किया है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दूसरे साइड को एक एनोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है। ये स्टडी कर रहा था कौन, विलियम हुक्स कर रहा था। ठीक है, तो विलियम हुक्स ने ये क्या किया, प्रूव कर दिया कि विलियम हुक्स ने ये प्रूव कर दिया कि एट वेरी लो प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड थ्रू गैसेस। तो उसके लिए उसने वेरी हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज के वेरी हाई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया। अभी यही एक्सपेरिमेंट आगे जाके स्टडी किए, सेम एक्सपेरिमेंट, तो उसका जो विलियम हुक्स का जो एम था कि गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो उसने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी यही एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किए, किसने कैरिड आउट किए, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने वापस यही एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक अलग तरीके से स्टडी किया। जे थॉमसन एंड उसके साथ बहुत सारे रिसर्चर, जब भी विलियम ने बताया कि लो प्रेशर को के गैस के लो प्रेशर को इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, अगर एक ग्लास ट्यूब लेके आकर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये आपको इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हो, ये जब प्रूव कर दिया तो उसके बाद साइंटिस्ट उसी एक्सपेरिमेंट के पीछे लग गए और जे थॉमसन के साथ बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करके देखे। ठीक है, तो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट का स्टडी किया था, ओके, तो उसके ऊपर से उन्होंने कुछ के बातें बताई। ओके, तो उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन निकाले, उसके ऊपर से कुछ रिजल्ट्स निकाले, और वो रिजल्ट्स क्या थे देखो। ओके, तो वो रिजल्ट्स ऐसे थे कि जे थॉमसन ने बताया कि देयर आर सम इनविजिबल रेज which are started which comes from this cathode, okay, comes from cathodes and travel towards the anode. So he said that, okay, whenever we apply a high electric voltage, okay, in the glass tube at very low pressure, okay, it is observed that invisible rays are starts from cathode and aim at the anode. So that's why these invisible rays are named as cathode rays. So they start from cathode and reach at the anode. तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकलते हैं जो दिखते नहीं है। जे थॉमसन ने क्या बताया था कि जब भी आप डिस्चार्ज टू, अभी इस एक्सपेरिमेंट को, विलियम्स के इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो जब भी आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करोगे, ओके, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है देखो कि जे थॉमसन क्या बता रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में कैथोड्स के एंड से कुछ इनविजिबल रेज निकलते हैं। ओके, इनविजिबल रेज निकलते हैं और वो एनोड की तरफ जाते हैं। ओके, एनोड की तरफ जाते हैं। ऐसा किसने बताया कि जे थॉमसन ने बताया। तो अभी अगर कोई ऐसा बता रहा है कि इधर से कुछ निकलता है, कोई रेज निकलते हैं और वो एनोड की तरफ, दूसरे प्लेट की तरफ, एक मेटालिक प्लेट से कुछ रेज निकलते हैं और दूसरे मेटालिक प्लेट की तरफ जाते हैं और जो आपको दिखते नहीं,
विश्वास नहीं करेंगे उसको, बराबर है ना। वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू फूल दैट व्हाट यू आर सेइंग, द रेज आर इनविजिबल एंड यू आर सेइंग दैट द रेज आर स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड पासिंग टुवर्ड द एनोड। ऐसा अगर किसी ने बोला तो हम क्या बोलेंगे कि क्या आप उसको गलत बोल रहे, तो मैं भी बोल रहा हूँ तो भी आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं। तो इनविजिबल रेज है तो आपको दिखे कैसे, बराबर है, क्वेश्चन तो राइट है। इनविजिबल रेज है तो आपको वो दिखे कैसे, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किए थे। उसमें एक चीज उन्होंने की थी कि उसमें क्या किया था, देखो ये जो एनोड का एंड है, ये एनोड का एंड उन्होंने एक फ्लोरोसेंस मटेरियल जो हीट मिलने के बाद लाइट प्रोवाइड करता है, ऐसा मटेरियल। ओके, तो इधर क्या किया था कि ZnS जिंक सल्फाइड का एक लेयर अंदर की तरफ लगाया गया। ओके, अभी जब भी आप हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इस डिस्चार्ज ट्यूब में पास करते हो या फिर कनेक्ट की जाती है डिस्चार्ज ट्यूब हाई वोल्टेज में, तो कुछ रेज निकलते हैं और उससे क्या होता है कि सभी के सभी रेज एनोड के ऊपर नहीं होते, तो कुछ रेज चले जाते हैं। ओके, तो जो रेज इस जिंक सल्फाइड के ऊपर आएंगे, उससे जिंक सल्फाइड की जो थिन लेयर है वो क्या होती है, ग्लो हो जाती है। ओके, उससे क्या होता है कि जिंक सल्फाइड की जो लेयर है वो ग्लो हो जाती है, उसको ग्रीनिश ग्लो मिलता है। ओके, अभी ये जो ग्लो हो रहा है इससे क्या पता चलता है कि इधर से कुछ ना कुछ निकल रहा है और वो इधर पहुंचने के बाद के और जिंक सल्फाइड के कांटेक्ट में जब ये आता है तो ये ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या था कि कुछ ना कुछ रेज जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए और एक स्टडी की थॉमसन ने कि उन्होंने क्या किया कि एक मेटल का पीस रख दिया। ओके, मेटल का पीस रख दिया किसके बीच में, इस एनोड और कैथोड के बीच में, और इधर एक प्लेट लगा दी। कैसी प्लेट, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा। ठीक है, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी। क्या ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व ऐसा हुआ कि जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर जैसा आपने इधर मेटालिक पीस रखा है कि जिस स्ट्रक्चर का, कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, ओके, कोई भी एक स्ट्रक्चर का इधर आप जो मेटालिक पीस इधर रखा है, जो पीस कैथोड और एनोड के बीच में है, उधर बीच में लगा दोगे तो जिंक स्क्रीन के ऊपर बराबर इसकी शैडो इसके ऊपर आएगी, इसकी शैडो जिंक स्क्रीन के ऊपर आएगी, और जो बचा हुआ पार्ट है जिंक स्क्रीन का, ओके, जिंक सल्फाइड स्क्रीन का, वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। और जितना ये आपने जो भी कोई स्ट्रक्चर रखा है उतना पार्ट क्या हो जाएगा कि वो ग्लो नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं होगा। इससे क्या प्रूव हो गया कि इससे क्या प्रूव हो गया, तो इससे एक चीज प्रूव हो गई कि कैथोड रेज, फर्स्ट तो कैथोड रेज है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से पता चला कि दूसरा चीज क्या हुआ कि एक मेटालिक पीस रखने के बाद उसकी शैडो दूसरे जिंक स्क्रीन जब आप लगाते हो बीच में तो उसके ऊपर इसकी शैडो हो गई, तो उससे क्या पता चला कि कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये समझ में आया। तो एक कैथोड रेज तो है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ चलते हैं, दूसरी चीज क्या पता होगी कि कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर हम एक छोटा सा पिन व्हील बना देते हैं, इधर एक पिन व्हील लगा देते हैं, देखो कि एक छोटा सा व्हील अगर लगा देते हैं तो ऐसा मिला, ऐसा ऑब्जर्वेशन थॉमसन को मिला कि जब ये पिन व्हील रखा जाता है कैथोड और एनोड के बीच में, कि कैथोड और एनोड के बीच में जब
पिन व्हील क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पिन व्हील की मूवमेंट हो रही है। उससे क्या पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स है ये मटेरियल पार्टिकल्स है। ओके, और मटेरियल पार्टिकल होने की वजह से जब भी ये पार्टिकल उस पिन व्हील के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ओके, जाके स्ट्राइक करेंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, उस स्ट्राइक की वजह से, उस स्ट्राइकिंग इफेक्ट की वजह से ये पिन व्हील मोशन में आ रहा है। ओके, तो तीसरी चीज हमें क्या पता चली कि दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। ओके, तो देखो तीन हमने लगा दी। So the first thing is the invisible rays. Invisible rays starts from cathode and travels towards anode. The first thing. Okay. Then second thing, and the rays are called, here we know it, the rays are called, अभी ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं हम इसको, रेज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। व्हाई? बिकॉज़ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द कैथोड रेज। ये नाम दिया गया है, ये फर्स्ट नाम दिया गया है। ओके, उसके बाद में सेकंड में कहते हैं कि कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग, cathode rays are traveling in a straight line. Okay, they are traveling in a straight line. Okay, so थर्ड चीज क्या बताई हमने, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, ओके। तो तीन चीजें बता दी मैंने। एक, देयर आर इनविजिबल रेज व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड and travels towards the anode, and this is observed by using zinc screen at the anode end. Okay, and that screen glows, and that's why what we are saying, there are some invisible rays or invisible particles which starts from cathode and travels towards the anode. Second thing हमने क्या किया, इधर एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उस ऑब्जेक्ट की शैडो हमें जिंक स्क्रीन के ऊपर मिली। उस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या बताया कि the cathode rays are traveling in the straight line. तीसरी चीज क्या की हमने, एक पिन व्हील लगा दिया है इस कैथोड और एनोड के बीच में, और वो पिन व्हील मोशन में आ गया, उसको मूवमेंट हो गई उसकी, और उससे क्या बता रहे हम लोग, the cathode rays are material particle. The cathode rays are material particle. Next experiment, in the next experiment, okay, what we are going to do, we are going to apply the electric field. Okay, electric field in between these to the path of cathode rays. तो कैथोड रेज के पाथ को हमने क्या लगा दिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द कैथोड रेज, they get deflected towards the positive electrode, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में जो जा रहे थे
जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इनके पाथ को, के तो ये पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल जो एनोड की तरफ जा रहे थे वो पूरे के पूरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए या फिर उसकी तरफ मुड़ गए। तो इससे क्या पता चलता है, दे कैरीज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्यों गए, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो किधर गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए। और इसका मतलब ये क्या हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ these negative charged cathode rays are named as electrons. They are named as a electron by J.J. Thomson. Okay, and he is only doing all this kind of experiments. Okay, so next another one thing he did. Okay, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसने क्या बताया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन करके बोलेंगे। ओके, उसके बाद में उसने क्या किया कि एक फॉइल रखी, ओके, एक मेटल की फॉइल कैथोड रेज के पाथ में रख दी और ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ये मेटल की फॉइल जो हमने रखी है इस कैथोड और एनोड के बीच में, ये हॉट हो गई। ओके, ये क्या हो गई, हॉट हो गई। अभी इससे क्या पता चलता है कि when this metallic coil which is kept in the path of cathode rays, it becomes hot, it suggests that the electrons or the cathode rays are giving the heating effect. Okay, so heating effect, they produces heating effect. Okay, so another property what we can write over here, so this is our discharge. So fifth property what we are going to write, that is cathode rays, they produce heating effect. So they produce heating effects. What it suggests? It suggests that they are energetic particles. They have some energy. So when this metallic foil is replaced by hard metal plate, okay, which having thickness, okay, large thickness, okay, whenever we replace that metallic foil, it is observed that when this cathode rays or when this electron strikes on the hard metal surfaces, they produces X-rays. Okay, so on striking on metal surface they produce X-rays. अगर मेटेलिक फॉइल को हमने एक थिक प्लेट से रिप्लेस कर दिया, जैसे कि मॉलिब्डेनम की प्लेट हो या फिर टंगस्टन, हार्ड मेटल की प्लेट, अगर टंगस्टन जैसा मेटल हार्ड मेटल की प्लेट से अगर हम रिप्लेस करते हो, तो जब भी ये कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने बोला है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया है थॉमसन ने, तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी हार्ड मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्राइक होने के बाद उस मेटल सरफेस से क्या मिलता है आपको, एक्सरेज मिलते हैं। ठीक है, सो then they produces green fluorescence. Okay, they produces green fluorescence on zinc sulfide plate, indicates that they are energetic particles. Okay, and they affects the photographic plates. They possesses penetrating effect. So whenever we use the foil of very small foil or
जब भी आप कम थिकनेस वाला कोई मेटेलिक फॉइल यूज करते हो तो क्या होता है कि उस मेटेलिक प्लेट से, उस फॉइल से, ओके, मेटेलिक फॉइल से कैथोड रेज पेनिट्रेट करते हैं, ओके, उसके अंदर से पास होते हैं. सो दे passes through metallic foil, okay, so this shows a penetrating effect. So these are some properties of cathode rays which is called as electrons. Why? Because of their negative charge, and these particles are discovered by J.J. Thomson by doing various experiments using discharge tube or a glass tube. The experiments are called as the discharge tube experiments, okay, and J.J. Thomson named these particles, named these cathode rays as a electron. So this is for the today's lecture. The remaining thing we will discuss in the next lecture. Thank you.